चलिए हम बात कर रहे थे प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन बनने के प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे। और ये मैंने आपको बताया था, इसकी तीन स्टेज होती हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमने सिर्फ मैंने बात की थी आपसे किसके बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कि मिसाल के तौर पे ये नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है, ये जो बोमेन कैप्सूल है, इसके बाद शुरू हो रही है ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। अब मैं इस कन्विलेटेड ट्यूब्यूल को कन्विलेटेड नहीं बना रहा हूँ, स्ट्रेट बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। होती है कन्विलेटेड। फिर ये लूप ऑफ हेनले आ गया, ये इसकी डेसेंडिंग लिम्ब हो गई, ये इसकी असेंडिंग लिम्ब हो गई। फिर आ गया ये डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और ये किसमें खुल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ये एक स्केच हो गया किसका, नेफ्रॉन का। तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्रॉन को ब्लड लेकर आ रही है कौन सी, एफरेंट आर्टरील। और एफरेंट आर्टरील बोमेन कैप्सूल में जाके छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस से जो ब्लड बाहर लेके जाती है वो कौन सी आर्टरी लेके जाती है, एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। इसको मैं कह देता हूँ एफरेंट आर्टरी कह दिया था, इसको कह दिया था इफरेंट आर्टरी। और ये जो ब्लड की कैपिलरीज हैं, इसको हमने नाम दे दिया था किसका, ग्लोमेरुलस। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर होगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, ब्लड के अंदर जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि किससे पास हो सकते हैं, जो के पास हो सकते हैं, जो पास हो सकते हैं किससे, जो कि इस ब्लड वेसल से, यानी ब्लड की जो ग्लोमर्स की कैपिलरीज के अंदर जो पोर्स हैं उनसे गुजर सकते हैं। और ये जो बोमेन कैप्सूल की जो वॉल है इससे गुजर सकते हैं। वो सब गुजर के किस में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे किसके अंदर, इस बोमेन कैप्सूल के अंदर, इसकी कैविटी में आ जाएंगे। आएंगे कैसे? तो पहली तो बात ये याद रखना कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ये पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। इसमें बोमेन कैप्सूल के सेल्स को जो है वो एटीपी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, तो इसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। एनर्जी इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होती। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो होता है, असल में ये जो फिल्ट्रेशन होती है वो प्रेशर की वजह से होती है। कौन सा प्रेशर हो गया ये, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस प्रेशर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब क्या है ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैसे डेवलप होता है, ये मैंने आपको बताया था कि एफरेंट आर्टरियूल जो है इसका डायमीटर ज्यादा है और इफरेंट आर्टरियूल का डायमीटर क्या है, कम है। तो ब्लड के आने का रास्ता तो बड़ा है, आने का रास्ता तो जो है वो कुशादा है, चौड़ा है, लेकिन जाने का रास्ता कम है। तो फिर क्या होता है कि इस जगह पर प्रेशर ज्यादा लगता है, कहाँ, इन जगहों पर। इस प्रेशर की वजह से जितना भी जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो सब किस में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं इस बोमेन कैप्सूल के अंदर। जब ये बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं तो अब इन्हीं इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, अब ये जो लिक्विड जो आ गया है, जो चीज़ें, वाटर आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गए जाएंगे, कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, सब चीज़ें जो आ गई हैं, अब इनके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, मैं इसको कहूँगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो फिल्ट्रेट है यहाँ पर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट तो आए, नाइट्रोजिनस वेस्ट तो आए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी आ गई जो हमारे ब्लड के काम की थी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आ गया बहुत सा वाटर भी आ गया, वाटर तो ब्लड को चाहिए होगा। इसमें ग्लूकोज भी आ गया जो हमारे ब्लड को वापस चाहिए। इसमें अमाइनो एसिड भी आ गए, इसमें कुछ विटामिन भी आ गए, सही है, इसमें कुछ सोडियम आइन आ गए, इसमें पोटेशियम, ये सब चीजें जो है इसके अंदर आ गई। अब कुछ चीजें जो हैं वो ब्लड को वापस चाहिए, तो क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो इफरेंट आर्टरियूल है ये ऐसे आगे जाएगी। ये अब किसके साथ साथ चल रही है, जब ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के साथ साथ जाएगी तो क्या होगा, इस ब्लड में से जो चीजें हमारे ब्लड के काम की हैं, जो चीजें हमारे ब्लड के काम की हैं, वो क्या हो जाएंगी, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। वाटर चला जाएगा किसके अंदर, इस ब्लड में, सोडियम चला जाएगा इस ब्लड के अंदर,
ग्लूकोज वापस इस ब्लड में चला जाएगा, अमाइनो एसिड वापस इस ब्लड में चला जाएगा। तो ये जो चीजें ब्लड दोबारा रीएब्जॉर्ब करेगा, इसको हम क्या कहेंगे? सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब एक बात याद रखो, ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन थी वो थी नॉन सिलेक्टिव। वो क्या थी? वो थी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन थी नॉन सिलेक्टिव। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये था कि इस ब्लड की कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल की वॉल से जितने भी मॉलिक्यूल गुजर सकते थे यहाँ से, वो क्या हो गए? गुजर कर आ गए किसके अंदर? वो गुजर कर आ गए बोमेन कैप्सूल के अंदर। कोई ऐसा नहीं हुआ कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल आए हो, सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट ही आई हो, या सिर्फ जो है ना वो सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आए हैं। यानी जिन चीजों की जरूरत हमारी ब्लड को थी वो भी आ गए, स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल थे, और जिसकी जरूरत नहीं थी वो भी आ गए। तो ग्लोमेरुलर जो पहला वाला जो स्टेप था वो था नॉन सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन। क्या थी? नॉन सिलेक्टिव थी। लेकिन अभी जो चीजें एब्जॉर्ब होंगी, अभी यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रही है सिर्फ उन चीजों की हो रही है जिसकी हमारे ब्लड को जरूरत है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये पूरे नेफ्रॉन में होती है, लेकिन मैंने भी आपको इसका बता रहा हूँ, सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल का बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है होती है, जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो इस पीसीटी में होती है, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। अच्छा, इसके अलावा एक और काम होगा। कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट ऐसे भी होंगे जो कि यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाए और बच गए एब्जॉर्ब होने से, फिल्टर होने से बच गए। तो जब फिल्टर होने से बच गए तो वो ब्लड में साथ साथ जा रहे होंगे इधर से। तो अब ब्लड क्या करेगा? जो अच्छी चीजें थी वो तो फिल्ट्रेट से ले ली, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से अच्छी चीजें खींच ली, लेकिन ये क्या करेगा? जो इसके पास बेकार मटेरियल है, कुछ अमोनिया, यूरिया, कुछ आइंस, वो क्या करेगा? वो दोबारा डाल देगा किसके अंदर? इस फिल्ट्रेट में दोबारा डाल देगा। और इसको हम क्या कहेंगे? ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। अब इधर जरा देखें, मैं आपको एक चीज बता, मिसाल के तौर पे ये मैंने बनाया है नेफ्रॉन का पार्ट, और इसको मैं कह रहा हूँ फिल्ट्रेट। इसको मैं क्या कह रहा हूँ? फिल्ट्रेट। और ऊपर मैं बना देता हूँ यहाँ ब्लड वेसल्स। ये क्या है? ये ब्लड है। ये क्या है? ये ब्लड है। तो अब यहाँ पर अब मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है। अब क्या हुआ कि इस ब्लड से क्या हुआ कि जो अच्छी चीजें थी, मिसाल के तौर पे वाटर ब्लड में चला गया, फिल्ट्रेट से अच्छी चीजें ब्लड में जाएंगी, वाटर चला गया, अमाइनो एसिड चले गए, ग्लूकोज चला गया, और बहुत से आयन जो हैं वो इसमें चले गए। लेकिन इस ब्लड में से कुछ चीजें ऐसी थी जो कि फिल्टर जो नहीं हो पाई थी, कुछ मॉलिक्यूल यूरिया के, कुछ मॉलिक्यूल अमोनिया के, कुछ यूरिक एसिड के फिल्टर नहीं हो पाए थे, कुछ एक्सेसिव आइंस भी थे जो इसकी ब्लड को जरूरत नहीं थी। तो वो क्या हुआ? वो ब्लड ने क्या किया? वो सिक्रीट कर दिए किसमें? फिल्ट्रेट में सिक्रीट कर दिए। ठीक, सही है। अब ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है जो ग्रीन से शो हो रहा है, इसको हम कहेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या हो रही है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो फिल्ट्रेट से ब्लड में जा रही है, जो चीजें फिल्ट्रेट से ब्लड में जा रही हैं, ये क्या है? ये है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और जो और जो कहाँ से आ रही है? जो ब्लड से फिल्ट्रेट में आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। यहाँ तक बात हो गई। तो चलो अब बात कर लेते हैं इस सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और इस ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में आपकी बुक क्या बता रही है। अब आपकी बुक के पॉइंट जो है इन पर देख लेते हैं, सही है ना? बुक में आपके क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। तो चलिए बात करते हैं आपके बुक की। एक मिनट, क्या बुक जो है वो के बारे में क्या बता रही है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में सबसे पहले तो आपकी बुक कह रही है कि यहाँ पर जो है द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड द यूरिन इज डिफरेंट। अभी तक देखिए क्या फर्क है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में और यूरिन में, क्या फर्क है, इसका मतलब क्या है? तो देखो, मिसाल के तौर पे ये आपका जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के अंदर जो ये फिल्ट्रेट है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? ये पूरा बना देता हूँ फिर दोबारा मैं कहूँ। अब इस नेफ्रॉन में जो ये फिल्ट्रेट गुजर रहा है,
ये यहाँ से जो गुजर रहा है इसको कह रहा हूँ मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट ये क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। जब इसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, मिसाल के तौर पे यहाँ से वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से जो है वो सोडियम रीएब्जॉर्ब हो गया, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर सोडियम एब्जॉर्ब हुआ, अमाइनो एसिड ये सब एब्जॉर्ब हो गए, और इसके बाद क्या हो गई, इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन भी हो गई। अब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो चीज आएगी, अब क्या होगा, जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बनेगा आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन के बाद कलेक्टिंग डक्ट में जो चीज आएगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे यूरिन, इसको हम क्या कहेंगे, यूरिन। तो आपकी बुक कह रही है द कंपोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये जो येलो कलर का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है और जो यूरिन है, इसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। बना तो जबकि दोनों ही ब्लड से हैं, ब्लड ब्लड से ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से क्या बन गया है, यूरिन। कब बना, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यूरिन में कब कन्वर्ट होगा, याद रखिएगा, जब क्या हो जाएगी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और जब क्या हो जाएगी, ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक जगह पर मैं ले लूं ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मिसाल के तौर पे मैं एक जगह जो है वो ले लेता हूं, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है और ये क्या है, ये यूरिन है। अब दोनों में फर्क क्या है, कह रहा है दोनों में फर्क है, कंपोजिशन में फर्क है, तो फर्क क्या है, कहता है इट मींस, इसका फर्क का इसका मतलब क्या है, इट मींस फ्लूइड कंटेंट बिकेम चेंज पासिंग वाइल वाइल पासिंग वाइल पासिंग थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल, यानी रीनल ट्यूब्यूल से जब ये फ्लूइड पास करेगा, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब पास करेगा किससे, रीनल ट्यूब्यूल से। रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आ जाता है, प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल आ जाता है, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल आ जाता है। यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब पास करता है किससे, रीनल ट्यूब्यूल से, तो उसमें क्या आता है, उसमें चेंज आता है, क्या चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बट एब्सेंट इन यूरिन। यानी इसका अगर मैं कहता हूं कि ये यूरिन है और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, तो इसमें तो ग्लूकोज मौजूद था लेकिन यूरिन में तो ग्लूकोज नहीं है। इसी तरीके से यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कम थे लेकिन किसमें ज्यादा है, यूरिन के अंदर क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ, असल में इसकी असल वजह जो बनी थी वो क्या थी, वो थी बेसिकली सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। हुआ क्या था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से 100% ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके कहाँ आ गया था, ये आ गया था आपके ब्लड में। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से ग्लूकोज ब्लड में आ गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ने ही बनाया यूरिन, तो यूरिन में तो कोई ब्लड बचा ही नहीं। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की एब्जॉर्ब, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सारा का सारा ग्लूकोज ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन में कन्वर्ट हुआ तो उसमें कोई ग्लूकोज रहा ही नहीं। फिर ट्यूबुलर, अभी ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर यूरिया था, यूरिक एसिड भी था, लेकिन क्या किया, ब्लड ने ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए अपना यूरिया और अपना जो है वो क्या किया, यूरिक एसिड भी किसको दे दिया, ब्लड यूरिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को दे दिया, और फिर यही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यूरिन में कन्वर्ट हुआ, तो यूरिन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, यूरिया, और यूरिन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो मतलब कहने का ये है कि इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन, और यूरिन की केमिकल कंपोजिशन में फर्क होता है, और वो फर्क भी बता दिया कि उसमें ग्लूकोज होता है और यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता। यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो इसमें जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर कम होता है, यूरिन में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ग्लूकोज क्यों गायब हो गया यूरिन से, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की वजह से। और यूरिया और यूरिक एसिड क्यों ज्यादा हुए यूरिन के अंदर, ट्यूबुलर सिक्रीशन की वजह से। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, हो गया ये पॉइंट क्लियर, आगे चलूं। ये मैंने आपको जो आपकी बुक में पहला सेंटेंस ही कुछ लिखे हुए थे, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। अब सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की तरफ तो आगे चलते हैं, हो गया है शहर को भी, चलो सही आगे चलते हैं, चलते हैं आगे, मजीद आपकी बुक क्या कह रही है। तो आपकी बुक सबसे पहले तो कह रही है कि ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, कहता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस वेयर सर्टेन मॉलिक्यूल आफ्टर बीइंग filtered out of the capillaries
along with nitrogenous waste product and water in the glomerular are reabsorbed from filtrate। अब इधर देखें, वही बात अगर हम करें यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये जो है आपके पास, फिर दोबारा मैं बना देता हूँ, ये नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के अंदर ये क्या है, ये फिल्ट्रेट है। ये फिल्ट्रेट कहाँ से आया है, ये फिल्ट्रेट होकर आया है, फिल्टर होकर आया है कहाँ से, कैपिलरीज से फिल्टर होकर आया है। और वो कैपिलरीज को हम क्या कह रहे थे, ग्लोमेरुलस कह रहे थे उन कैपिलरीज को। और ये फिल्ट्रेट के अंदर बाकी जो कुछ सब्सटेंस थे, कुछ मॉलिक्यूल्स थे और कुछ वाटर था, वो किसके साथ आ गया था, वो आ गया था नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ। यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट असल में फिल्ट्रेट को देना, ब्लड कैपिलरीज से नाइट्रोजिनस वेस्ट आनी थी, लेकिन इस फिल्ट्रेट के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ वाटर भी आ गया और कुछ दूसरे जो हैं वो यूजफुल मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो क्या हैं, आ गए हैं। अब क्या होगा, ये जो यूजफुल मॉलिक्यूल और जो वाटर हैं, ये दोबारा क्या होंगे, इनको दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएंगे किसके अंदर, ये आपके ब्लड में दोबारा क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। तो क्या हो गई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये एक प्रोसेस है जिसमें वेयर बाय सर्टन मॉलिक्यूल्स आफ्टर बीइंग फिल्टर्ड आउट ऑफ द कैपिलरीज अलोंग विद नाइट्रोजिनस वेस्ट, कुछ मॉलिक्यूल थे जो नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ, कुछ वाटर और कुछ मॉलिक्यूल नाइट्रोजिनस वेस्ट के साथ जो है वो फिल्टर होकर आ गए थे ग्लोमेरुलस से। और उसको क्या होगा, वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे फ्रॉम फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से दोबारा क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब होंगे। और कब रीएब्जॉर्ब होंगे, एज दे पास थ्रू द नेफ्रॉन एंड रिटर्न बैक टू द ब्लड। अब ये नेफ्रॉन से पास हो रहे हैं, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में जा रहे हैं, डिस्टल उसमें जा रहे हैं, फिर लूप ऑफ हैंडलैम में, फिर डिस्टल, जैसे जैसे नेफ्रॉन से पास होंगे आहिस्ता आहिस्ता करके ये क्या होते चले जाएंगे, ये रीअब्जॉर्ब होते जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा आगे चलते हैं। Most of the selective reabsorption of molecule take place in proximal convoluted tubule। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन होती है, मैं फिर यहाँ एक नेफ्रॉन बना रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन किधर होती है, तो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है कहाँ पर, इस प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है मॉलिक्यूल की। अब देखें कितने परसेंट वाटर, कितने परसेंट वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है किसमें, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में कितने परसेंट वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। तो इसमें जो है वो वाटर, सोडियम, क्लोरीन एंड पोटेशियम, ये कितने परसेंट रीअब्जॉर्ब होंगे, ये अबाउट 65% रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे किसके अंदर, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर। सोडियम, वाटर, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम 65% एब्जॉर्ब होकर कितने कहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे, किसमें, ब्लड के अंदर। बाकी जो रह जाएगा उसकी भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, बाकी सोडियम और क्लोरीन की भी रीअब्जॉर्प्शन होगी, लेकिन वो कहाँ पर होगी, बाकी की रीअब्जॉर्प्शन आगे वाले पार्ट में होगी, लूप ऑफ हैनले में होगी, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में होगी, लेकिन 65% कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये जो है वो फॉस्फेट आयन जो है, वैसे तो इनकी एब्जॉर्प्शन वेरिएबल है, किसी की 20% है, किसी की, लेकिन मैं अबाउट कह देता हूँ 50%। अबाउट 50% जो है ये एब्जॉर्ब कहाँ पर हो जाते हैं, अबाउट 50% ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। बाकी 50% ये कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, बाकी 50% ये एब्जॉर्ब होंगे आगे वाले नेफ्रॉन के पार्ट में, मतलब लूप ऑफ हैनले में होंगे, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में होंगे, बाकी 50% यहीं पर हो जाते हैं। बात करूं अगर मैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो 100% एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। मतलब आगे कहीं पर भी एब्जॉर्ब नहीं होते। अब आप याद रखिएगा ग्लूकोज सिर्फ प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में एब्जॉर्ब होगा, अमाइनो एसिड भी जो आया था यहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होते हैं, एंटीबॉडीज हो गई या कुछ विटामिन हो गए, वो भी क्या होंगे, वो भी यहीं पर जो है वो क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आगे कहीं एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये बाकी जो ये मैंने ऊपर वाली चीजें बताई हैं ये आगे भी रीएब्जॉर्ब होंगे, लेकिन नीचे ये जो हैं जितने भी, ये सब के सब एब्जॉर्ब हो गए कहाँ पर, ग्लोमेरुलर इसमें प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में हो गए, आगे रीएब्जॉर्ब ये नहीं होंगे। आगे बात करते हैं।
वाटर रीएब्जॉर्ब पैसिवली। अब ये बात याद रखना कि वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन होगी उसमें एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी, वो सिंपल ऑस्मोसिस के जरिए हो जाएगा। वो कौन से प्रोसेस के जरिए हो जाएगा? ऑस्मोसिस। इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें ग्लूकोज की, सोडियम की, अमाइनो एसिड्स की, ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे? ये एब्जॉर्ब होंगे एक्टिवली। मतलब इसमें क्या इस्तेमाल होंगे? एटीपी। यही वजह है कि हमारे जो प्रोक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स के जो सेल्स होते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का है ना, स्टोर हाउस। तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कैसे होती है? वो एक्टिवली होती है। एक्टिवली का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगी? यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल होगी। सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह जो इधर लगे हुए होते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है वो, एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट जो है वो हार्मोन्स भी करते हैं, स्पेशली जो डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में जो वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं, वो स्पेशली जो एब्जॉर्ब होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? हार्मोन्स हेल्प करते हैं। अब हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आ गए? एक आ गया आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है, किडनी के ऊपर ही होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से। और ये किस चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? एल्डोस्टेरोन ये सोडियम, सोडियम क्लोरीन की जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो पैराथायराइड हार्मोन है, वो किसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लेकिन जो हार्मोन्स के जरिए एब्जॉर्प्शन होती है वो ज़्यादातर होती है डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में, और कहाँ पर होती है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होती है। तो इट वाज ऑल अबाउट सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब थोड़ी सी देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। आपके पास जो है वो ग्लूकोज, एक मिनट के यहाँ पर अगर मैं देख लेते हैं कौन से पार्ट में कौन कौन सी चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, और जो है इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, वाटर हो गया और आइंस हो गए, ये सब रीअब्जॉर्ब पहले सबसे कहाँ होंगे? प्रोक्सिमल कन्विलेटिव ट्यूबुल में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। और फिर वाटर जो रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ पर भी वाटर तो रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन कुछ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा कहाँ पर? वो होगा डेसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यानी यहाँ से जो है वो लूप ऑफ हेनले का जो ये डेसेंडिंग लिम्ब है, ये वाला, यहाँ से सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। याद रखिएगा, और कोई दूसरी चीज रीअब्जॉर्ब नहीं होगी, यहाँ से सिर्फ वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा जो अगर आप असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाओगे, ये वाला जो असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम रीअब्जॉर्ब हो सकता है। तो सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ये एब्जॉर्ब होंगे कहाँ से? एब्जॉर्ब होंगे, ये होंगे असेंडिंग लिम्ब से। अब यहाँ तक एब्जॉर्प्शन होती है। नॉर्मल कंडीशन में एब्जॉर्प्शन यहीं तक होती है, लेकिन आगे जो डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ वैसे नॉर्मल रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ खास कंडीशंस में होती है। मिसाल के तौर पे आपने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया। जब आपने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया तो डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से भी पानी रीएब्जॉर्ब होगा, कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी रीएब्जॉर्ब होगा। और इसको रीएब्जॉर्ब कौन सा वाला हार्मोन कराएगा? एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। आगे डिस्कस करेंगे जहाँ से ये रिलीज हो रहा है किस तरह, लेकिन अभी याद रखेंगे ये एडीएच। लेकिन अगर आपने पानी कम पिया है, सॉल्ट ज़्यादा है आपके पास, तो क्या होगा? इन्हीं दो जगहों से मजीद सॉल्ट भी एब्जॉर्ब होगा, सोडियम क्लोरीन यहाँ से एब्जॉर्ब होंगे। इनको एब्जॉर्ब कौन कराएगा? इनको एब्जॉर्ब करवाएगा जो है वो एल्डोस्टेरोन। नॉर्मल कंडीशन में यहीं पर होता है, लेकिन जो है वो कुछ स्पेशल कंडीशन है, स्ट्रेस कंडीशन, जब आप पानी बहुत ज़्यादा हो गया या पानी बहुत कम है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर ये दोनों पार्ट जो है वो क्या करेंगे? काम करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास जो है वो ट्यूबुलर जो है वो, ये होगी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये मैंने किसकी बात कर ली? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात कर ली। आगे चलेंगे हम अब ट्यूबुलर सिक्रीशन की तरफ चलेंगे। कर चुके, अब आ जाते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में बात कर लेते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन में भी
मैं फिर बना लेता हूँ वही। ट्यूबुलर सिक्रीशन में मैं एक बार फिर बना देता हूँ यही नेफ्रॉन। ये आ गया आपका बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या आ गया, ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट। अब क्या है ट्यूबुलर, ट्यूबुलर सिक्रीशन। In this process, certain substance move infiltrate of proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule from blood plasma। यानी ये जो ब्लड है, इनके साथ साथ मैं ब्लड भी बना देता हूँ। ये ब्लड जा रहा है प्रॉक्सिमल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल के साथ, तब ये ब्लड जा रहा है किसके साथ, डिस्टल कन्विलेटिव ट्यूब्यूल। तो कहता है कुछ सब्सटेंस क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा से, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा कह रहे हैं ना, ब्लड प्लाज्मा से कुछ सब्सटेंस जो है वो दो किस में चले जाएंगे, वो जाएंगे इस फिल्ट्रेट में। और ज्यादातर कहाँ कहाँ पर, एक प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में, और दूसरा कहाँ पर, डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। यानी ब्लड से किस में चले जाएंगे, ब्लड से जाएंगे प्लाज्मा के, प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से ये फिल्ट्रेट के अंदर चले जाएंगे। कौन से सब्सटेंस जाएंगे, कौन सी चीज जाएगी इस ब्लड से जो है वो इस फिल्ट्रेट के अंदर। दिस इंक्लूड वेस्ट डेट एस्केप ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन एंड रिमेंड इन ब्लड। यानी यहाँ पर जब फिल्ट्रेशन हुई थी, यहाँ पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई थी, उसमें कुछ जो है वो, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फिल्टर नहीं हो पाए थे, वो इस ब्लड में रह गए थे। तो ब्लड ने क्या किया, यहाँ से इनको डाल दिया किसके अंदर, डायरेक्ट जो है वो इसमें इनको सिक्रीट कर दिया फिल्ट्रेट। अच्छा अब देखें, अब वो कौन सी चीजें हैं जो कहाँ से, जो कि ब्लड से जो है वो फिल्ट्रेट के अंदर आएंगी। और ये एब्जॉर्प्शन भी कैसे होगी, याद रखिएगा, ये एब्जॉर्प्शन भी होगी एक्टिवली। यानी इसमें भी क्या इस्तेमाल होगी, इसमें भी एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आएंगी ब्लड से किसके अंदर, ब्लड से फिल्ट्रेट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। एक तो आएगा इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन किस किस चीज की होती है, एक तो होती है यूरिया की। यूरिया आएगा किससे, ब्लड से फिल्ट्रेट के अंदर आएगा। इसके अलावा क्रेटिनिन, ये भी एक नाइट्रोजनस बेस है, ये आ जाएगा। कुछ हाइड्रोजन आयन, ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे अगर, ऐसी बात है, ज्यादा हाइड्रोजन आयन है तो ब्लड की पीएच को डिस्टर्ब करेंगे ना, तो उनको भी ब्लड किस में डाल देगा। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा है ब्लड, उसकी पीएच डिस्टर्ब हो रही है, तो इसको हाइड्रोजन को भी किस में डाल देगा, फिल्ट्रेट के अंदर डाल देगा। इसके अलावा पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन जो हैं ये भी ज्यादा हो रहे हैं, तो इनको भी क्या करेगा, इसको भी जो है वो कहाँ पर ही आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे इसमें, जो आ जाएंगे फिल्ट्रेट से जो है ये ब्लड के अंदर जो है वो आ जाएंगे। कुछ हार्मोन्स भी इधर से आ जाएंगे, कुछ ड्रग्स होती हैं, दवाइयों के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी किस में आ जाएंगे, वो भी जो है वो ब्लड से किस में आ जाएंगे, फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद कहता है ट्यूबुलर सिक्रीशन मोस्टली परफॉर्म बाय प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। यानी ज्यादातर जो ट्यूबुलर सिक्रीशन होती है, जैसे मैंने आपको कहा था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज्यादातर कहाँ से हो रही थी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज्यादातर हो रही थी प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से। इन द सेम वे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी ज्यादातर, जो सॉरी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही थी, प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से। तो ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है ये भी ज्यादातर कहाँ से होगी, ये प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, इस पार्ट में सबसे ज्यादा क्या होगी, ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। इसके अलावा कहता है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है, सम ऑफ द पोटेशियम आयन आर सिक्रेटेड फ्रॉम डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट ड्यू टू रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, इट एडजस्ट द पीएच ऑफ यूरिन। इधर देखो, वैसे तो अब आपकी बुक में लिखा हुआ है जो पॉइंट्स वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इधर बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि ब्लड की पीएच को जो मेंटेन किया जाता है वो दो चीजें करती हैं, हाइड्रोजन आयन और उसके साथ क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन। ये होते हैं दोनों ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए। होता क्या है, अगर आपके ब्लड में एसिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ब्लड से हाइड्रोजन आयन कहाँ आ जाएंगे, हाइड्रोजन आयन ब्लड से फिल्ट्रेट में आ जाएंगे।
अगर आपके ब्लड के अंदर अल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा है तो बाइकार्बोनेट आयन ब्लड से किस में आ जाएंगे, फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। ये करते हैं पीएच को मेंटेन। और ब्लड प्रेशर को जो मेंटेन करने का काम करता है, वैसे तो सोडियम भी करता है, लेकिन ज़्यादातर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है एक सोडियम। सोडियम ही करता है, सोडियम और वाटर, ये दो चीज़ें जो है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो अब कहता है कि यहाँ पर ब्लड प्रेशर, सोडियम को ब्लड प्रेशर के हवाले से ही कह रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि ये जो होता है, एक बात की है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम कहाँ पर हो रहा है ये, इन डीसीटी डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। मिसाल अब दोबारा एक बार बना देता हूँ मैं ये नेफ्रॉन। ये मैं बना रहा हूँ क्या, डिस्टिल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। होता क्या है, एक्सचेंज का मतलब तबादला। क्या होता है जब ब्लड से, यहाँ से यानी ब्लड से पोटेशियम आयन जो है वो कहाँ आएगा, ब्लड से पोटेशियम आयन आएगा फिल्ट्रेट में, और फिल्ट्रेट से जो है वो सोडियम आयन कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। भाई ब्लड को अपने पॉजिटिव आयंस को भी तो बैलेंस रखना है ना। और मिसाल के तौर पे पोटेशियम जो है वो, बहुत ज़्यादा पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता, और सोडियम ब्लड प्रेशर को हमारे मेंटेन कर रहा है या उसके में जो है इन्वॉल्व होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि ब्लड क्या करता है, पोटेशियम को दे देता है किसको, फिल्ट्रेट को, और सोडियम को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो हो रहा है, ये एक्सचेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो रेसिप्रोकल हो रहा है, ताकि आइंस की मतलब जितने पॉजिटिव आइन हैं वो मेंटेन रहे ना। वरना अगर सारा पोटेशियम अंदर की तरफ आ जाए और ये सोडियम ना ले, तो आइंस का जो है वो, पॉजिटिव आइंस का थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा जो है डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जब एक्सचेंज होता है, यानी ट्यूब यानी सिक्रीशन होती है पोटेशियम की, जब सिक्रीशन होती है तो उसके साथ क्या होता है, सोडियम आयन भी जो है वो कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। यानी यहाँ पर सिर्फ सिक्रीशन नहीं हो रही है, यहाँ पर एक तरीका का एक्सचेंज हो रहा है, एक आयन दे रहा है तो दूसरा आयन जो है वो ले रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। यहाँ पर ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में भी बात हो गई। और ये कहता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो किस लिए कर रहा है, ये एडजस्ट कर रहा है पीएच ऑफ यूरिन। मैंने आपको कहा कि पीएच ऑफ ये ब्लड प्रेशर एडजस्ट कर रहा होता है सोडियम। पीएच ऑफ ब्लड जो मेंटेन होती है वो मैंने अभी आपको बता दिया, वो हाइड्रोजन और किससे होती है, हाइड्रोजन और जो है वो बाइकार्बोनेट आयन, वो कर रहा होता है पीएच। ये जो है इन्होंने लिख दिया है पीएच मेंटेन करना, लेकिन ये पीएच नहीं, ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर ये भी होती है, हाइड्रोजन आयन की जो सिक्रीशन हो रही है ना, साथ में बाइकार्बन, ये जो होती हैं ये बेसिकली पीएच को मेंटेन करने के लिए होती हैं। सही है ना, यहाँ तक आज हमने बात कर ली किसकी, ये प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो चलें एक चीज़ आपसे पूछ लेता हूँ कि ये मुझे बताओ कि हमारे ब्लड से हमारे ब्लड से जब फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, आपका ब्लड जो होता है, हमारे ब्लड के अंदर होता है आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लाज्मा है। अब हमारे ब्लड से क्या जो प्लाज्मा होता है, उसमें से ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो हैं वो किस में आ जाते हैं, प्लाज्मा से आ जाते हैं इस बोमेन कैप्सूल में। सोडियम आ जाता है, वाटर आ जाता है, और जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर यूरिया आ गया, इसके अंदर जो है वो अमोनिया आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो फिल्ट्रेट है उसकी कंपोजिशन किससे मिलती जुलती होती है, ब्लड के कौन से पार्ट से हमारा जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो, उसकी जो कंसंट्रेशन है, वो कंपोजिशन, वो ब्लड के कौन से पार्ट से मिलती जुलती होगी, जी, कौन से पार्ट से मिलती जुलती, ब्लड प्लाज्मा से मिलती जुलती होगी। लेकिन क्या हमें ब्लड प्लाज्मा से सिर्फ प्रोटीन नहीं आएंगे ना, लार्ज साइज के प्रोटीन नहीं आएंगे। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि ग्लोमेरुलर जो है वो डी प्रोटीन प्लाज्मा है। यानी प्लाज्मा से इसकी कंपोजिशन मिलती है, लेकिन एक चीज का फर्क होता है कि प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होते हैं, और ये जो फिल्ट्रेट है इसमें प्रोटीन नहीं होते। फिल्ट्रेट में क्यों प्रोटीन नहीं होते, प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं लेकिन फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं होते, इसकी वजह क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि
फिल्ट्रेट की, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन ज्यादातर जो है इसकी तरह है, प्लाज्मा की तरह। लेकिन प्लाज्मा में प्रोटीन है, लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? प्रोटीन लार्ज साइज के होते हैं, सही, प्रोटीन लार्ज साइज के होते हैं और वो प्लाज्मा को क्रॉस नहीं कर पाते। अच्छा, अभी मुझे बता दो, जो अभी पढ़ाई के 100%, वो किसी दो मॉलिक्यूल्स के नाम बताएं जिनकी 100% एब्जॉर्प्शन हो जाती है किसके अंदर, आपके जो है वो प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूबुल में जो 100% एब्जॉर्प्शन होती है, वो कौन से मॉलिक्यूल की होती है? वो कौन से मॉलिक्यूल्स की होती है? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, सही। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि कोई कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होता है हमारे फिल्ट्रेट में? कोई ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है जिसकी 100% एब्जॉर्प्शन हो जाती हो किसके अंदर? प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स है, जिसकी 100% एब्जॉर्प्शन। ये तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये क्या है? ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहीं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा नहीं है जिसकी 100% क्या हो जाती है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है किसमें? प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल में। अच्छा, अब मुझे बता दें कि जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर जो है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के नाम बताएं जो कि ब्लड से फिल्ट्रेट में सिक्रीट होते हैं? मॉलिक्यूल्स का नाम बता दें जो फिल्ट्रेट से जो है वो, सॉरी, ब्लड से फिल्ट्रेट में सिक्रीट होते हैं। क्रिएटिनिन हो गया, यूरिया हो गया। आपकी बुक में अमोनिया नहीं लिखा हुआ, अमोनिया भी याद रखिएगा, अमोनिया भी होता है। अमोनिया भी सिक्रीट होता है इसके अंदर से ही ना, अमोनिया आपकी बुक के अंदर जो है वो नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब मुझे आपने ये बताना है कि ये जो सिक्रीट होते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है? क्रिएटिनिन और यूरिया जो सिक्रीट होते हैं, ये एक्टिवली सिक्रीट होते हैं। अच्छा, ये बताओ, जो सोडियम रीएब्जॉर्ब होता है, सोडियम जो रीएब्जॉर्ब होता है, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है या पैसिवली एब्जॉर्ब होता है सोडियम? अलिशबा, क्या हो गया, पैसिवली बोल रही हो? भाई उस पे चार्ज है क्या? सोडियम पोटेशियम पंप पढ़े थे ना उसमें जो थे, जब आपने पढ़ा था वो न्यूरॉन का नर्व इम्पल्स। तो ये एक्टिवली होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज होता है ना ज्यादातर, उनकी ट्रांसपोर्ट ज्यादातर एक्टिव ही होती है, किसी पंप के जरिए होती है। अच्छा, इसके अलावा आपने मुझे ये बताना है कि ये जो यूरिन हो तुम्हारा होता है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद होती है लेकिन यूरिन में नहीं होती?